तो चलिए आज एक बड़ी ही अजीब सी जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान ने ईरान और इजराइल के बीच, सोचिए जरा, शांति कराने की ठानी और इसके लिए बाकायदा एक बड़ा सा शिखर सम्मेलन भी बुलाया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इस पीस समिट से वो दो देश ही गायब थे जिनके बीच शांति होनी थी। मतलब ईरान और इजराइल दोनों ही नहीं थे। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई कोई युद्ध में सुलह कराने चलें और लड़ने वाले ही ना आए, तो ये कैसी मध्यस्थता हुई? यही सवाल इस पूरे मामले की जड़ है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के दिमाग में चल क्या रहा था। तो चलिए जरा इस्लामाबाद के उस कमरे का सीन देखते हैं। मेजबान, जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान था और मेहमानों की लिस्ट में थे तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री, बड़ी बड़ी हस्तियां। लेकिन अब जरा उस लिस्ट पर नजर डालते हैं जो वहां थे ही नहीं। ईरान गायब, इजराइल वो भी गायब, और तो और अमेरिका भी मौजूद नहीं था। तो फिर सवाल वही का वही है कि आखिर ये सब लोग मिलकर कर क्या रहे थे? और अब इस कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की, और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो शांति की बातें हो रही थीं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। अब देखिए, मजे की बात यह है कि कुछ ही दिन पहले उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पाकिस्तान के इन कोशिशों को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक बयान को रीट्वीट भी किया था। मतलब सीधा सीधा संदेश था कि अमेरिका इस पहल के पीछे खड़ा है। तो सबको यही लगा कि भाई ये कोई ऐसी वैसी बैठक नहीं है, इसे तो अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन ठीक उसी समय जब इस्लामाबाद में शांति की मेज सजाई जा रही थी, ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सब हैरान रह गए। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं, मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है, हम इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं, हो सकता है हम खर्ग द्वीप ले लें। मतलब सोचिए, एक तरफ तो मध्यस्थता को सपोर्ट और दूसरी तरफ ये खुली धमकी। यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रडिक्शन इस पूरी कहानी की चाबी है। तो फिर ये था क्या आखिर? क्या ये सच में शांति कायम करने की कोई ईमानदार कोशिश थी, या फिर ये एक क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल था जिसमें पाकिस्तान को अच्छा पुलिस वाला बनाया गया था ताकि ईरान पर दबाव डाला जा सके? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए ये वाला रोल निभा रहा हो। इसका एक, कह सकते हैं कि काफी लंबा और दिलचस्प अतीत है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें पाकिस्तान के इस रोल के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दलाल। अब इसका मतलब होता है ब्रोकर या एक बिचौलिया, और ये शब्द काफी हद तक बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली, मतलब ऐतिहासिक रूप से, अमेरिका के लिए एक इंटरमीडियरी, एक मध्यस्थ का काम किया है। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, पैटर्न एकदम साफ दिखेगा। 1971 में अमेरिका और चीन के बीच एक सीक्रेट डील करवानी हो, 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका की मदद करनी हो, या फिर 2016 और 2026 में सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशें करनी हो। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के लिए एक बहुत जरूरी कड़ी बनकर सामने आया है। और इस पूरे इतिहास में जो सबसे बड़ी मिसाल है ना, वो है 1971 की। उस साल जो कुछ हुआ वो आज की इस घटना को समझने के लिए एक मास्टर की तरह काम करता है। ये डील एक तरह से गिव एंड टेक का एक क्लासिक केस था। देखिए हुआ क्या। पहला कदम, पाकिस्तान ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर के लिए चीन में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग अरेंज करवाई। दूसरा कदम, इसके बदले में अमेरिका ने उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान, यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना जो क्रूरता कर रही थी उस पर से अपनी आंखें फेर लीं। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने ताइवान से मान्यता हटाकर माओ के चीन को असली चीन मान लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और बस इसी समझौते से जन्म हुआ अमेरिका की मशहूर वन चाइना पॉलिसी का। इस पॉलिसी का मतलब यह था कि अमेरिका ने मान लिया कि चीन सिर्फ एक है और उसकी सरकार बीजिंग में है, ताइवान में नहीं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था पाकिस्तान की उसी सीक्रेट मध्यस्थता की वजह से। अब एक और दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान जिस तरह की डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो कुछ सुनी सुनी सी लगती है। यहाँ देखिए, एक तरफ है रूस यूक्रेन मामले पर भारत का स्टैंड, कूटनीति, संवाद और शांति, और दूसरी तरफ ईरान इजराइल मामले पर पाकिस्तान का रुख, तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति। शब्द लगभग वही हैं। ऐसा लगता है मानो पाकिस्तान भारत की कामयाब ग्लोबल डिप्लोमेसी की किताब से ही कोई पन्ना पढ़ रहा हो।
तो चलिए वापस आज की कहानी पर लौटते हैं। इतिहास तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये सब ठीक अभी क्यों किया? इस पूरी डिप्लोमेसी के पीछे उसका अपना क्या मोटिवेशन था? इसका जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा हो, $1.2 बिलियन। ठीक उसी दौरान जब ये शांति वार्ता का ड्रामा चल रहा था, IMF ने पाकिस्तान के लिए इतने बड़े लोन को मंजूरी दे दी। अब ये महज एक इत्तेफाक था या फिर इस मदद के बदले में मिला कोई इनाम, ये सोचने वाली बात है। तो मतलब सब कुछ एकदम सेट था। प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद में ये समिट 2 दिन तक चलनी थी, 29 और 30 मार्च को। पूरी दुनिया को यही बताया गया। लेकिन हुआ ये कि 29 मार्च की देर रात को ही सारे के सारे विदेश मंत्री अपने अपने देश वापस लौट गए। मतलब 2 दिन की बैठक एक ही दिन में खत्म, और नतीजा 0। ये मीटिंग पूरी तरह से बेनतीजा और कह सकते हैं कि फेल रही। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था, और वो आया ईरान के जवाब से, जिसके लिए ये सारा तामझाम किया गया था। ईरान ने शब्दों में तो बहुत नपा तुला, लेकिन काफी सख्त जवाब दिया। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि क्षेत्र में युद्ध खत्म करने की बातें अच्छी हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इसे शुरू किसने किया था। मतलब साफ था, ईरान इस पूरी बैठक को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन ईरान का असली जवाब शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से आया, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक मोड़ है। जिस दिन इस्लामाबाद में ये शांति वार्ता चल रही थी, ठीक उसी दिन ईरान ने अमेरिका का एक AWACS सर्वेलांस प्लेन मार गिराया। ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था, ये एक उड़ता फिरता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जिसकी कीमत करीब करीब $700 मिलियन थी। इससे ज्यादा साफ और सीधा संदेश और क्या हो सकता था कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक तरफ डिप्लोमेसी की टेबल सजी हो और दूसरी तरफ मिसाइलें दागी जा रही हों, तो ऐसे में इस बढ़ते संघर्ष के क्षेत्र में असली पावर, असली ताकत किसके हाथ में होती है? बीच बचाव करने वालों के, या फिर असल में लड़ने वालों के?